चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि रुद्रम 2 मिसाइल का हाल ही में सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। निम्नलिखित में से बताएं कि रुद्रम 2 मिसाइल किस क्षेत्र में मार करने में सक्षम है। ऑप्शन है सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, या एयर टू एयर, या एयर टू सरफेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि एयर टू सरफेस। देख लीजिए, यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। इसे हवा से सतह पर मार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। और गौरतलब है कि 2020 में न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARMS रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ठीक, यह भारतीय वायुसेना की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही लिग्नोसैट जो दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट है, निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन है नासा और जाक्सा, दूसरा है इसरो और नासा, तीसरा है जाक्सा और ऐसा यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और चौथा है ऐसा और नासा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि नासा और जाक्सा। जी हाँ, USA और जापान की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, देखो ये लकड़ी का सैटेलाइट है और ये जो है दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट है। ठीक है, नासा तथा जाक्सा का मिशन है ये छोटा घनाकार यान है। इस सैटेलाइट की बात चल रही है। इसे SpaceX रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन में योगदान देना और अधिक पर्यावरण अनुकूल अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस सैटेलाइट को मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया है। यह लकड़ी अधिक मजबूत और लचीली होती है। देखिए, जब हमने आपको पता है कि अंतरिक्ष में मलबे के बारे में हमने बात की थी, अंतरिक्ष कचरे के बारे में, ठीक है, आपको पता है कुछ समय पहले हमने बात की थी और वीडियो भी दिखाई थी। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सैटेलाइट अपनी एक गति से चक्कर लगाने लगता है। लेकिन क्या होता है कि मान के चलिए अगर इसमें कोई बाहरी बल प्रयोग हुआ, यानी कि इसमें मान के चलिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ सैटेलाइट्स में आपस में, तो क्या होगा कि इनकी एक अस्त व्यस्त गति उत्पन्न हो जाएगी। तो अब उसको कैसे रोका जाए, कि कुछ कचरा होगा बहुत सारा, उसको तो रोका नहीं जा सकता। अब वो कचरा ऐसा होगा जो अनकंट्रोलेबल होगा, जो जा करके और सैटेलाइट्स होंगे उनमें उसके टकराने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो मान के चलिए किसी कचरे में अगर वो कचरा टकराया या किसी सैटेलाइट में टकराया तो क्या होगा, वो दूसरा सैटेलाइट भी टूट जाएगा। और ऐसी स्थिति हो सकती है कि फिर दूसरा सैटेलाइट भी टूट के उसका भी कचरा दौड़े और फिर बाकी के सैटेलाइट्स के लिए हानिकारक हो जाए। यानी कि एक चेन रिएक्शन बन सकता है एक छोटी सी घटना से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, कैसलर सिंड्रोम ये कचरा के संदर्भ में है। ठीक है, जो स्पेस में कचरा है उसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा कचरा होना, ये सब कैसलर सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। तो जब हम मान के चलिए मेंस का आंसर राइट कर रहे हो तो उसमें क्या है कि हम इसको एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं कि जिस प्रकार से ये लकड़ी का सैटेलाइट बनाया गया है, तो हमें इस तरह की तकनीक को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि अंतरिक्ष में कचरा जैसी समस्या कम हो। क्योंकि लकड़ी का सैटेलाइट अगर एक बार गया और अगर ये टूटा तो उसके बाद में क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में नहीं बना रहेगा। ने कितने समय के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। ऑप्शन है 2024-25, दूसरा है 24-26, तीसरा है 24-30 और चौथा है 24 से 29। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि 2024 से 26। ठीक है, तो देखो भारत ने 2024 से 2026 के कार्यकाल के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। 2003 में कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, कोलंबो प्रक्रिया या प्रोसेस यह परामर्श प्रक्रिया या फॉर्म है। यह प्रक्रिया विदेश में रोजगार और संविदा संघ के प्रबंधन पर परामर्श के लिए मंच प्रदान करता है। एशिया के 12 देश इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन है RBI, CB, SBI या HDFC। तो इसका जो उत्तर है वो है ए, यानी कि RBI। ठीक है, देखो RBI ने अभी हाल ही में प्रवाह ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य किसी को लाइसेंस चाहिए या किसी को कोई आवेदन करना हो या किसी को कोई शिकायत करनी हो या सत्यापन करवाना हो या अपना मोबाइल ऐप से, ये सब अपने मोबाइल ऐप से प्रवाह ऐप पर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जा सकता है। और ये जो है वो प्रवाह ऐप का क्या है, ये है इसका इंटरफेस। ठीक, अगला प्रश्न है कि रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण कहाँ प्रारंभ करेगी। ऑप्शन है पुणे, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कोच्चि और चौथा है मुंबई।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि चेन्नई। देख लीजिए, देखो ये कुछ है, उसका प्रोटोटाइप है जो इस तरह का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, देखो भारत का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु चेन्नई के पास मुप्पडू स्थान पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी संकल्पना 2012 में हुई थी। इस लॉजिस्टिक पार्क का मुख्य कार्य कार्गो सामान को एकत्रित करना, उसका ट्रांसफर करना, सामान की पैकेजिंग करना है। ठीक है, सभी कार्य इसके अंदर होंगे। इसके मालिक मुकेश अंबानी ने हाल ही में घाना देश के अंदर हाल ही में निवेश किया है। ये एक अलग फैक्ट डाल दिया है। हाल ही में आसियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि उज्बेकिस्तान। इस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ है। भारत ने इस चैंपियनशिप में 7 पदक, जिसमें 1 गोल्ड है और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, और जो 1 गोल्ड है वो श्रीमती झा, एक पैरा खिलाड़ी है, उन्होंने जीता है। ठीक, अगला है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया है? ऑप्शन है ओमान, इजराइल, यूएई या रूस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि ओमान। ठीक है, ओमान एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभी हाल ही में ओमान में रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए प्रवासी अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है। जैसे प्राचीन काल की डायरी, प्राचीन काल की तस्वीर, प्राचीन काल के सिक्के आदि के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम अभिलेख पटल पोर्टल है। पर सभी अभिलेख लॉन्च कर देंगे जिससे आम जनता अभिलेखों को देख सके। ठीक है, हाल ही में एक शब्द चर्चा में आया है, ऑल आइज ऑन रफा। देखो असल में क्या है कि रफा एक इजराइल का शहर है, सॉरी एक फ़लस्तीन का शहर है। ठीक है, रफा फ़लस्तीन का शहर है और उसके अंदर ना क्या है कि इजरायली सैनिक अंदर घुसे हैं और वो ज़मीनी स्तर पर ना युद्ध हो रहा है, यानी कि गोलीबारी हो रही है। तो इससे यहाँ के जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सारे लोग इस पर, रफा पर अपनी नज़रें बना के रखो, क्योंकि यहाँ पर कितना जो मानवीय मूल्य हैं, जो मानवाधिकार हैं, उनका किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। तो पूरी दुनिया इस रफा शहर पर अपनी नज़र बना के रखे, तो इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें मैप के माध्यम से तो देखो ये क्या है, ये इजराइल है। वाइट कलर का आप जो देख रहे हो वो इजराइल है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो, एक बार इस चित्र को देखो, ये क्या है? ये है गाजा। ठीक है, क्या है ये गाजा है। अब इसमें क्या है कि इसका जो साउथ रीजन है ना, यहाँ पर है रफा शहर। जैसे कि इसमें देखो एक बार, ये गाजा स्ट्रिप देखो एक बार, और ये देखो ये है रफा शहर। ठीक है, तो जो इजरायली सैनिक हैं वो इसी क्षेत्र में घुसे हैं। ठीक, और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो असल में कब हुई थी कि देखो इस अभियान की शुरुआत देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन फ़लस्तीन के कार्यालय के निदेशक डॉक्टर रिक पीपर कॉर्न के एक बयान से हुई थी। उन्होंने फरवरी 2024 में कहा था कि सभी की निगाहें रफा पर हैं, यानी कि ऑल आइज ऑन रफा। यह वह समय था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शहर से निकलने के लिए सब लोगों से कहा था। ठीक, अब इधर देखो, गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है जिसमें सैनिकों द्वारा घातक जमीनी हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है। और चिंता की बात यह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अब बड़ी व घनी आबादी वाले शहर रफा में दाखिल हो चुका है। इस वाक्यांश ऑल आइज ऑन रफा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताना था कि रफा की स्थिति पर आंखें मूंदना नहीं है, यानी कि आंखें खोल के रखना है कि क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये कुछ तस्वीरें हैं इस अभियान की। ठीक है, अब जो कल का प्रश्न था कि चर्चा में रही रेडिएशन प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि यह खाद्य पदार्थ अथवा फसलों में पकने या सड़ने की प्रक्रिया को विलंबित करने वाली तकनीक है। ठीक, अब इसको देखो कि हाल ही में चर्चा में रही पावर फॉर ऑल पहल किस राज्य सरकार की योजना है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है सिक्किम और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर देना है। अच्छा, एक काम करना है कि इसका जो भी उत्तर हो उसकी बाउंड्री किससे साझा करती है ये जरूर बताना है। ठीक है, क्यों बताना है? क्योंकि हमने जब इसका उत्तर बताया था तब इसके बारे में चर्चा की थी, तो आपको जरूर बताना है ये। ठीक है, और हाँ, भविष्य में भी अगर कोई प्रश्न आता है और उसमें ऐसा होता है कि उसकी भी अगर आप सीमा मतलब सीमा कुछ ऐसी है किसी राज्य या फिर किसी देश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उससे उसके मैप से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालोगे। ठीक, और दूसरी बात एक और कि अब आपको फाइनली बताना है कि जो हम ऐसे प्रोग्राम लेके आने वाले थे उसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, लेके आएँ, क्या करें, उसका थोड़ा सा बताइए। क्योंकि इसका ना एक प्लान है। इसका प्लान क्या है कि हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि मान के चलिए हम पूरे 8 दिन तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि सारे के सारे टॉपिक जो यूपी पीसीएस और ARO में जो भी आए हैं अभी तक के, किससे ऐसे में जो भी आए, उन सारे टॉपिक्स को लिख लेंगे। ठीक है, और उनसे लिखने के बाद में हम कुछ टॉपिक्स को बना लेंगे कि हम इन पर ऐसे करवाने वाले हैं। ठीक है, और उस पर क्या करेंगे हम कि आपको 8 दिन पहले उससे संबंधित हम आपको कोटेशन प्रोवाइड कराएंगे, पहला काम। दूसरा, जो भी एग्जाम्पल्स होंगे न्यू वो एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराएंगे, दूसरा काम। तीसरा,
ये सब जब आप याद कर लोगे, साथ ही आप खुद से भी उसके बारे में कुछ यूनिक कंटेंट निकाल के रख लोगे, तब आपको सैटरडे को दिया जाएगा उस टॉपिक से संबंधित ऐसे मतलब टॉपिक पहले बता दिया जाएगा, लेकिन जो ऐसे दिया जाएगा कि एग्जैक्ट ऐसे लिखना क्या है, वो सैटरडे को दिया जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, आपको संडे को ऐसे सबमिट कर देना है, शाम को कोई एक समय दे दिया जाएगा 9 बजे तक या 10 बजे तक रात के। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि अगले मंडे को हम आपको अगला टॉपिक बता देंगे, लेकिन साथ ही आपकी जो कॉपियाँ होंगी ऐसे की लिखी हुई, वो सारी की सारी कॉपियाँ आपकी चेक कर दी जाएंगी, और अगला जो सैटरडे आएगा जबकि आपको टॉपिक दिया जाएगा, उससे पहले आपकी सारी कॉपियाँ चेक करके आपको दे दी जाएंगी, और साथ ही उसमें इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना चाहिए आपको, और कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो या कहाँ पर स्ट्रक्चर में आप मिस्टेक कर रहे हो, इन सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोग्राम लेके आना चाहिए या नहीं, आप लोग जरूर अपनी राय दें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।